ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ई सबक। आज का हमारा लेक्चर नंबर 51 है हमारी 8th क्लास पॉलिटिकल साइंस लेक्चर सीरीज़ के ऊपर। गाइस, हम चैप्टर नंबर 8 पढ़ रहे थे। लास्ट जो हमारा लेक्चर था उसके अंदर हमने चैप्टर नंबर 8 पढ़ा था, जिसमें हम कन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन के बारे में पढ़ा था कि मार्जिनलाइजेशन से हम किस तरह मुकाबला करेंगे और मार्जिनलाइजेशन का खात्मा हम किस तरह करेंगे। और हमने कुछ पॉलिसीज़ पढ़ी थी गवर्नमेंट की, और फिर हमने जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर जो फंडामेंटल राइट हैं उनको किस तरह इन्वोक किया जाता है। और फिर जो जो लोग हैं, यानी जो जिनके साथ मार्जिनलाइजेशन होती है, जो मार्जिनलाइजेशन कम्युनिटी है, वो किस तरह फंडामेंटल राइट यूज़ करके अपने राइट्स डिमांड करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ दलित्स, यानी दलित्स जो हैं इन आदिवासीज़, यानी आदिवासीज़ और दलित जो हैं उनकी राइट्स किस तरह प्रोटेक्ट किए जाएंगे। वो किस तरह अपने राइट्स, अपने हकूक़ प्रोटेक्ट करते हैं, या अपने राइट्स जो उनके वायलेट होते हैं वो डिमांड करते हैं। वायलेशन जो उनकी राइट्स वायलेशन जो जो वायलेशन होती है उनके राइट्स की, तो फिर वो उसको इन्फोर्स किस तरह कराते हैं, वो प्रोटेक्ट किस तरह करते हैं, ये सब हम आज पढ़ने वाले हैं। जो गवर्नमेंट है हमारी कंट्री की, वो डिफरेंट पॉलिसीज़ बनाती है। जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है उसने डिफरेंट पॉलिसीज़ दी हैं, और गवर्नमेंट का काम है कि उन पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करना और फिर उन पॉलिसीज़ को बनाना, ये गवर्नमेंट का काम है। तो गवर्नमेंट ऐसे स्पेसिफिक लॉज और डिफरेंट पॉलिसीज़ बनाती रहती हैं जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन होती है, जो एक्सप्लॉयटेशन होती है उनकी, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको गार्ड करने के लिए यहाँ पर गवर्नमेंट बहुत सारी पॉलिसीज़ बनाती है। और हम ऐसी पॉलिसीज़ को यहाँ पर पढ़ेंगे एक केस स्टडी से, यानी नीचे एक केस स्टडी हमें दिया गया है, उस केस स्टडी से हम पढ़ेंगे कि ये जो पॉलिसी हैं, इन पॉलिसी को किस तरह अडॉप्ट किया जाता है रियल लाइफ के अंदर, और फिर जो दलित्स हैं वो किस तरह अपने राइट्स को यहाँ पर प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है ना, इन इन पॉलिसीज़ का यूज़ करके, इन राइट्स का, इन जो लॉ हैं, जो स्पेसिफिक लॉज हैं, उनका यूज़ करके वो अपने राइट्स को किस तरह यहाँ पर प्रोटेक्ट करते हैं। यहाँ पर हम जो केस स्टडी है, ये है एक छोटी सी स्टोरी है। इस स्टोरी से हमें पता चलेगा कि जो दलित हैं वो किस तरह अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं और किस तरह प्रोटेक्शन की डिमांड करते हैं लॉ को यूज़ करके, ठीक है ना, कानून को यूज़ करके। तो यहाँ पर जो स्टोरी है वो स्टार्ट होती है कि जो एक जक मलगर एक गांव है, इसके जो बासी हैं, इस गांव के जो रहने वाले हैं, वो यहाँ पर एक फेस्टिवल के लिए तैयारी कर रहे होते हैं। ठीक है ना, एक बहुत बड़ा फेस्टिवल आता है जो 5 साल में एक बार आता है, यानी 1 in 5 year, 5 साल में एक बार होता है। और जो नाइबरिंग जो विलेज हैं, यानी आसपास के जो 20 गांव हैं, उनसे बड़े बड़े जो प्रीस्ट हैं वो यहाँ पर आते हैं इस 5 दिन इवेंट के, जो 5 डे इवेंट जो होता है, यानी ये जो फेस्टिवल है 5 दिन का फेस्टिवल है, 5 दिन की एक उनका फेस्टिवल होता है। उसमें ये प्रीस्ट जो डिफरेंट विलेजेस से, 20 विलेजेस से यहाँ पर आते हैं और हिस्सा लेते हैं। ठीक है ना, और जो सेरेमनी होती है वो जब स्टार्ट होती है, तो वहाँ की जो दलित कम्युनिटी है, यानी जो दलित वहाँ पर जो दलित बासी हैं उस गाँव के, वो यहाँ पर जो डाइटी होती है, यानी जो उनका बुत रखा गया होता है वहाँ पर, उसको यहाँ पर पहले वाश करते हैं, उनके उस बुत के फीट को, यानी जो विश्व बुत के फीट होते हैं उसको वाश करते हैं। और फिर वो जो पानी होता है, उस पानी में जो दलित होते हैं वो खुद यहाँ पर नहाते हैं। यानी ये एक सेरेमनी होती है, सेरेमनी से फिर ये फेस्टिवल स्टार्ट हो जाता है। ठीक है ना, और ये वाटर जो यूज़ करते हैं वो इस वाटर को बाथिंग के लिए यूज़ करते हैं, यानी इस पानी से वो खुद नहाते हैं। कौन? दलित लोग। ठीक है ना, तो दलित कम्युनिटी है जो एक मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है। ठीक है ना, अब जो जकमलगर जो पर्सन है, जकमलगर इन जकमलगर जो गांव है, इसके अंदर जो जो लोग ये परफॉर्म करते हैं, यानी ये जो ड्यूटी जिनकी होती है कि डाइटी के फुट फीड देना धोना और फिर उस पानी से खुद नहाना। ठीक है ना, ये टास्क दिया जाता है एक फैमिली को, जिस फैमिली का नाम होता है रथनम्स फैमिली, यानी रथनम्स जो पर्सन है उसकी जो फैमिली है, उसको ये टास्क दिया जाता है कि आपको ये काम करना है। उसके जो ग्रैंड फादर है और जो ग्रैंड फादर है वो दोनों ये काम करते आ रहे थे, यानी वो दोनों ये काम करते थे पहले, लेकिन उनको कभी भी अलाउ नहीं किया गया टेंपल के अंदर इंटर करना, यानी टेंपल में इंटर करना उनका ममनू था, और ये प्रोहिबिशन थी उनकी टेंपल के अंदर जो एंट्री थी इस फैमिली की। यानी ये जो लोग दलित जो थे सिर्फ उस डाइटी के फीड दोएंगे और उसके पानी में खुद नहाएंगे, लेकिन टेंपल के अंदर एंट्री नहीं करेंगे। और ये जो वीवड है, ये जो रिचुअल है, यानी ये जो सेरेमनी है, ये जो कस्टम था उनका, रिचुअल जो था, ये रिचुअल ये लोग, यानी जो रंथम्स फैमिली है, ये करते थे। अब जो रंथम है, यानी जो रंथम पर्सन है, उसका टर्न है, क्योंकि उसके बाप दादा ये काम करते आ रहे थे। अब जो रंथम जो 20 साल का हो गया है, अब इसका काम है करना। अच्छा, जो रत्नम जो है ये इंजीनियरिंग कॉलेज में स्टडी कर रहा है,
यानी नियर बाई कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज, उसके अंदर जो पढ़ रहा है। और जब इससे कहा जाता है कि अब आपका काम है, क्योंकि आप बाप दादा जो हैं वो रिटायर्ड हो गए हैं, आप यानी वो अब चलो मे बी वो या मतलब मे बी वो बूढ़े होंगे, वो ये काम ना कर पा रहे होंगे, लेकिन जो 20 ईयर का रत्नम है, अब इसका टर्न था कि उसको ये काम, ये ड्यूटी उसको निभानी थी। तो उसने यहाँ पर ये काम करने से रिफ्यूज़ कर दिया, यानी इनकार कर दिया। ये उसने कहा कि मैं ये रिचुअल यानी ये काम मैं नहीं करूँगा, ठीक है ना। अब क्या होता है यहाँ पर, रत्नम ने कहा कि उसको इस प्रैक्टिस के अंदर कोई बिलीफ नहीं है, कोई फेथ नहीं है, वो इस प्रैक्टिस को नहीं मानता है। वो इसलिए जिनको नहीं मानता है वो ये प्रैक्टिस करना ठीक नहीं समझता है, क्योंकि उसके जो फैमिली मेम्बर थे उनको जो ये प्रैक्टिस परफॉर्म कराई जाती थी, फोर्सफुली कराई जाती थी, फोर्स करके कराई जाती थी, मैं ये काम नहीं करूँगा। उसके इस इनकार की वजह से जो गांव के अंदर जो दो पावरफुल जो यहाँ पर कास्ट थी, यानी जो अपर कास्ट पावरफुल कास्ट थी, उनको गुस्सा आ जाता है। और कुछ उसके अपनी फैमिली मेम्बर जो अपनी कम्युनिटी, दलित कम्युनिटी के जो लोग होते हैं, उनको भी काफ़ी गुस्सा आ जाता है कि रत्नम से ऐसा क्यों इनकार, ये काम करने से इनकार क्यों करता है। अब जो पावरफुल जो कास्ट होती है, यानी फैमिली इस विलेज के अंदर जो पावरफुल कास्ट होती है, यानी अपर कास्ट जो होती है, जो काम इनसे करवाते हैं, वो सोचते हैं कि ये जंग जो लड़का है, इसको ऐसे गट्स कहाँ से आ गए, ये इसने ऐसा ये इनकार करने के गट्स कहाँ से आए इसको। वो सब शॉक हो जाते हैं। उनको मानना होता है कि जो रत्नम्स की जो एजुकेशन है, यानी जो वो इंजीनियरिंग कर रहा है, उसकी जो एजुकेशन है, उसने इसको बताया होगा कि अब ये अपने आप को हमारे साथ कंपेयर कर रहा है, ठीक है ना। यानी उसने इसको बताया है कि सब लोग बराबर हैं और ये अपने आप को हमारे साथ कंपेयर कर रहा है। रत्नम के जो अपनी कास्ट के लोग होते हैं, यानी रत्नम के अमन कास्ट के जो लोग होते हैं, वो यहाँ पर काफ़ी डर जाते हैं। जो पावरफुल कास्ट के जो गुस्सा होता है, पावरफुल कास्ट लोगों का जो गुस्सा होता है रत्नम के ऊपर, उससे काफ़ी डर जाते हैं, क्योंकि रत्नम्स की फैमिली के यानी रत्नम्स की कास्ट के लोग यहाँ पर पावरफुल जो लोग होते हैं, यानी अपर क्लास जो लोग होती है, उनके फील्ड्स में काम करते हैं एज ए डेली वेजर, यानी डेली वेजर की तरह वो काम करते हैं उनके फील्ड में। और अगर जो डोमिनेंट क्लास है वो यहाँ पर डिसाइड कर ले कि इन लोगों को, यानी रत्नम्स की जो कास्ट है, यानी दलित्स को यहाँ पर ना बुलाएं अपने खेतों के अंदर, तो वो किस तरह सर्वाइव कर पाएंगे, वो क्या कमाएंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर जो वो बोलते हैं, यानी जो रत्नम की कास्ट के लोग होते हैं, कि जिस तरह रत्नम ने इनकार किया है, तो हो ऐसा भी हो सकता है कि जो लोकल डाइटी, यानी जो वहाँ पर मूर्ति है, उसको यानी जो भगवान उन्होंने रखा है मंदिर के अंदर, उसको गुस्सा भी आ सकता है और उसका कहर इन रत्नम की फैमिली के ऊपर और जो दलित है उनके ऊपर नाजल हो सकता है, अच्छा नहीं, ठीक है। अब जो रत्नम है वो यहाँ पर आर्ग्यू करता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि एक दलित भी कभी भी नेवर ए सिंगल दलित एवर इंटर्ड इन ए टेम्पल, यानी एक सिंगल दलित भी कभी किसी टेम्पल के अंदर इंटर नहीं हुआ है। तो जो डाइट है, यानी जो वहाँ पर रखी गई मूर्ति है, वो कैसे एंगर हो सकती है, उसको गुस्सा कैसे आ सकता है, जबकि एक बंदा भी कभी उसको अलाउ नहीं किया गया है कि वो टेम्पल के अंदर इंटर हो। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो अपर कास्ट के लोग, जिन पावरफुल कास्ट के जो लोग होते हैं, वो कहते हैं कि हम रत्नम जो है उसको हम एक लेसन इस यहाँ पर देंगे, यानी उसको हम यहाँ पर ज़बरदस्त एक लेसन देंगे कि उसने हमारी जो डाइटी है उसके पाँव धोने से क्यों इनकार किया और वो ऐसी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, तो हम उसको यहाँ पर एक झटका देंगे, ठीक है ना। वो क्या कहते हैं कि वो जो रत्नम की कम्युनिटी होती है, यानी दलित है, सब दलित को कहते हैं ये पावरफुल लोग कि आप रत्नम की फैमिली से बाइकाट करो, उससे बिल्कुल राब्ते अपने काट दो और उनके साथ बातचीत ना करो और उनके लिए कोई काम ना करो और उनके साथ मिलकर कोई काम ना करो। एक रात क्या होता है कि कुछ लोग रत्नम के जो विलेज है उसके अंदर इंटर होते हैं और उसके जो घर है उसको जहाँ पर आग लगा देते हैं। और रत्नम जो है वो अपनी माँ को साथ लेकर वहाँ से स्कैप हो जाता है, वहाँ से निकल जाता है और फिर वो जाकर पुलिस स्टेशन के अंदर अंडर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट जो है, इसके एक्ट के तहत वो रत्नम जो है वो एक एफआईआर यहाँ पर फाइल करता है, एक केस फाइल करता है पुलिस स्टेशन के अंदर, जो एक्ट बना है 1989 के अंदर। इस एक्ट के तहत जो भी अगर इस यानी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन होती है या किसी तरह की कोई भी अनजस्टिस होती है उनके साथ, तो वो इस एक्ट के तहत जाकर पुलिस स्टेशन के अंदर यहाँ पर केस फाइल करेंगे। और जो दूसरी जो रत्नम की जो फैमिली है, यानी दलित जो लोग हैं, वो यहाँ पर रत्नम की सपोर्ट में नहीं आते हैं, क्योंकि उनको डर लगता है कि कहीं ऐसा उनके साथ भी ना हो जाए और जो अपर कास्ट के जो लोग हैं वो रत्नम की तरह जो इन्होंने बिहेव किया वो हमारे साथ भी ना करने लगें, तो इसलिए वो डरते हैं, वो सामने नहीं आते हैं। अब जो केस रत्नम ने पुलिस स्टेशन के अंदर फाइल किया उसको जो लोकल जर्नलिस्ट और जो मीडिया है वो यहाँ पर लेती है
वो इस विलेज के अंदर विज़िट करते हैं और इस तरह रत्नम जो है ये बन जाता है यहाँ पर सिंबल ऑफ एक्शन, ठीक है ना। अब इस यानी जो जब मीडिया ने इस रिपोर्ट को अपने टीवी चैनलों के ऊपर लिया और जो सोशल यहाँ पर जो हमारा मीडिया है इसके ऊपर लिया, तो फिर क्या होता है कि जो ये रिचुअल जो थी जिस रिचुअल के तहत जो दलित हैं उनको डाइटी की फीड दोने पड़ते थे, वो यहाँ पर कॉल्ड ऑफ कर दी, उसको बंद कर दिया गया। लेकिन जो फैमिली है यानी जो रिचुअल जिसके रत्नम की जो फैमिली है उसको फोर्सफुली वहाँ से निकाल दिया गया और उससे क्योंकि उसके साथ बाइकआउट कर दिया गया था पावरफुल कास्ट जो लोग थे विलेज के अंदर, उनसे उनके द्वारा, और जो उसके अपनी कम्युनिटी के लोग थे वो उनके द्वारा भी उससे बाइकआउट कर दिया गया था, इसलिए उनको फोर्सफुली वहाँ से निकलना पड़ा। द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट। अब जो हमने ऊपर एक्ट पढ़ा उसके बारे में हम नीचे थोड़ा डीप में पढ़ेंगे ये एक्ट असल में है क्या। अब जो हमारा रत्नम है उसने यहाँ पर लॉ की सपोर्ट ली और उसने जो कंप्लेंट फाइल की इस एक्ट के तहत, यानी जो एक्ट है इस एक्ट के तहत यहाँ पर जो उसने पुलिस स्टेशन के अंदर जाकर केस फाइल किया कि जिसका सिर्फ और सिर्फ मकसद था कि प्रोटेस्ट अगेंस्ट डोमिनेशन एंड वायलेंस ऑफ पावरफुल कास्ट इन द विलेज। जो पावरफुल कास्ट जो है उसकी जो डोमिनेशन है और उसके जो वायलेंस है यहाँ पर दलित के अगेंस्ट, उसके अगेंस्ट यहाँ पर प्रोटेस्ट किया एक किस्म का रत्नम ने, और यहाँ पर उसने एक्शन लिया, ठीक है ना। अब जो एक्ट है ये 1989 के अंदर जो गवर्नमेंट है उसने इस एक्ट को फ्रेम किया, इस एक्ट को बनाया 1989 के अंदर, क्योंकि जो दलित जो गवर्नमेंट थी उसने जो इल ट्रीटमेंट और ह्यूमिलिएशन दलित के साथ जो वो अपनी एवरीडे लाइफ के अंदर फेस कर रहे हैं उसको लेते हुए यहाँ पर गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिया। अच्छा, यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो इल ट्रीटमेंट और ह्यूमिलिएशन दलित ग्रुप के साथ थी जो अपनी एवरीडे लाइफ के अंदर वो इस फेस कर रहे थे, ये सदियों से यानी बहुत टाइम से ये चली आ रही थी। लेकिन 1970 है और 1980 है इसके दौरान ये वायलेंट करेक्टर इसने अपना लिया, यानी बहुत सारा इसको लेकर बहुत ज़्यादा वायलेंस होने लगी इस पीरियड के, क्योंकि इस पीरियड के दौरान साउथर्न इंडिया के अंदर जो एसर्टिव दलित ग्रुप था, यानी पढ़े लिखे और पावरफुल जो दलित थे जिन्होंने बाहर निकल कर पढ़ा था, अपने राइट्स को समझा था, उन्होंने यहाँ पर अपने राइट्स डिमांड करने शुरू कर दिए और उन्होंने जो यहाँ पर ड्यूटीज़ थी सो कॉल्ड कास्ट ड्यूटीज़, और वो यहाँ पर मानने से, उनको करने से, उनको परफॉर्म करने से रिफ्यूज़ कर दिया, इनकार कर दिया, जिस तरह रत्नम ने किया था। और इंस्टेड ऑफ दैट कि उन्होंने यहाँ पर इक्वल ट्रीटमेंट मांगना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि हमें दूसरे लोगों की तरह इक्वली ट्रीट करा जाए, जिस तरह रत्नम ने रिफ्यूज़ किया था कि जो दलित के साथ ह्यूमिलिएशन और एक्सप्लोटेशन होती है उसके अगेंस्ट रत्नम ने यहाँ पर आवाज़ उठाई थी। इस तरह जो एसर्टिव दलित ग्रुप था उन्होंने भी ऐसा ही साउथर्न इंडिया के अंदर किया। इसका रिजल्ट क्या हुआ कि जो पावरफुल लोग थे उन्होंने वायलेंस करना स्टार्ट कर दी दलित के साथ, यानी जो दलित लोग थे दलित के साथ यहाँ पर वायलेंस करना स्टार्ट कर दी कि वो क्यों यहाँ पर ये जो उनकी ड्यूटीज़ हैं उनसे वो मुकर रहे हैं, उनसे वो पीछे हट रहे हैं, वो अपनी ड्यूटीज़ क्यों निभा नहीं रहे हैं, वो अपनी सो कॉल्ड कास्ट ड्यूटीज़ जो हैं वो क्यों नहीं निभा रहे हैं। तो जो पावरफुल लोग थे उन्होंने उनके साथ ऐसा बर्ताव करना शुरू कर दिया, वायलेंस करना शुरू कर दिया, ठीक है ना। अच्छा, अब गवर्नमेंट ने यहाँ पर क्या किया कि गवर्नमेंट ने देखा कि जो अनटचेबिलिटी है वो अभी भी यहाँ पर प्रैक्टिस हो रही है और ये बहुत ही ज़्यादा ये बहुत ही बड़ा ये मैटर है और बहुत ही सीरियस मैटर है। अब दलित ग्रुप जो हैं उन्होंने यहाँ पर डिमांड करना शुरू कर दिया गवर्नमेंट से कि आप न्यू लॉ बनाइए, यानी न्यू लॉ फ्रेम कीजिए और जो वायलेंस हो रही है उसको आप लिस्ट कीजिए और यहाँ पर उनको जो लोग वायलेंस कर रहे हैं उनको सीरियस पनिशमेंट दी जाए। जो दलित के साथ ऐसा वायलेंस कर रहे हैं उनको जो या इसमें इंडल्ज हैं उनको यहाँ पर पनिशमेंट दी जाए, ठीक है ना। इसलिए गवर्नमेंट ने ये जो लॉ है 1979 का लॉ वो गवर्नमेंट ने बनाया, ठीक है ना। अच्छा, 1970 से लेकर 1980 तक जो दलित हैं वो उन्होंने अपने आप को सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज़ किया और उन्होंने अपने राइट्स डिमांड किए और उन्होंने यहाँ पर ये भी डिमांड किया कि उनके जो रिसोर्सेज हैं, उनकी जो लैंड है उनको वापस की जाए। इसके रिटर्न में जो पावरफुल ग्रुप जो थे उन्होंने उनके साथ बहुत बड़ा वायलेंस किया और ये दलित हैं इनको यहाँ पर वायलेंस का सब्जेक्ट होना पड़ा, ठीक है ना। अच्छा, ये जो 1979 का एक्ट है, इस एक्ट में
लिस्ट ऑफ क्राइम यहाँ पर डिस्क्राइब किए गए हैं, यानी इस एक्ट के में बहुत सारे क्राइम दिए गए हैं। कौन कौन से क्राइम हो सकते हैं। एक जो यहाँ पर जो इंडिविजुअल बिलोंग करता है दलित से या आदिवासी या मार्जिनलाइज्ड ग्रुप से, उनके साथ क्या क्या क्राइम हो सकते हैं वो यहाँ पर इस एक्ट के अंदर डिस्क्राइब किए गए हैं। और ऐसे ऐसे क्राइम इस एक्ट के अंदर डिस्क्राइब किए गए हैं जो एक इंसान सोच भी नहीं सकता है उनको करना, ठीक है ना। और यहाँ पर ये एक्ट जो है ये सिर्फ टेरिबल जो क्राइम है उनको ही डिस्क्राइब नहीं करता, बल्कि इसके अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें बताई गई हैं कि एक जो ह्यूमन है वो क्या क्या ड्रेडफुल डीड्स, यानी क्या क्या खौफनाक जो एक्ट है वो कर सकता है किसी दूसरे इंडिविजुअल के अगेंस्ट, वो भी इसके अंदर दिए गए हैं। और ये जो एक्ट है इसके अंदर पनिशमेंट भी बताई गई है कि कोई जो है ऐसा एक्ट करेगा, ऐसा क्राइम करेगा तो उसकी पनिशमेंट क्या है। द एक्ट डिस्टिंग्विश्ड सेवरल लेवल ऑफ क्राइम, यानी जो एक्ट है इसने कुछ लेवल ऑफ क्राइम भी यहाँ पर डिस्टिंग्विश किए हैं और लेवल ऑफ क्राइम के दरमियान इसने डिस्टिंक्शन किया है, फिर इसने फ़र्क किया है कि लेवल्स बताई हैं क्राइम्स की। आप सिंपल समझ लियो, इस एक्ट ने क्राइम्स की लेवल बताई है। फर्स्टली इट लिस्ट मूड ऑफ ह्यूमिलिएशन that are both physically horrific and morally reprehensible and seeks to punish those who, यानी ये जो एक्ट है पहले तो इसने मूड ऑफ ह्यूमिलिएशन यहाँ पर बताया गया है कि जो एक इंसान को जब ह्यूमिलिएट किया जाता है उसके मूड्स क्या क्या हो सकते हैं, वो किन किन तरह से एक इंसान को ह्यूमिलिएट कर सकता है। और फिर यहाँ पर बताया गया कि किस किस तरह से, बहुत फिजिकली, यानी फिजिकली किस तरह वो यहाँ पर किसी पर्सन को ह्यूमिलिएट कर सकता है, या फिर किस तरह मॉरली एक पर्सन को वो ह्यूमिलिएट कर सकता है। और यहाँ पर यह भी बताया गया कि उसकी जो पनिशमेंट है वो क्या है, सीक्स टू पुनिश दोज। इस एक्ट के अंदर ये भी बताया गया कि जो ऐसा काम करते हैं उनकी पनिशमेंट भी बताई गई है। अच्छा, ऐसे क्राइम, जिस तरह पहला जो क्राइम बताया गया है कि एक शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब के जो लोग हैं उनको अगर कोई भी पर्सन ये फोर्स करता है, यानी उसको फोर्स करता है कि वो कोई भी ऐसी इनएडिबल और ऑब्नॉक्शियस जो सब्सटेंस है उसको ईट करें या उसको ड्रिंक करें, ठीक है ना, यानी ऐसी चीज़ जो खाने के लायक ना हो या कोई ऐसी नागवार चीज़ जो ऐसे नागवार सब्सटेंस को खाने के लिए शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोगों को कोई फोर्स किया जाए तो ये भी एक क्राइम है, क्राइम माना गया है इसको, ठीक है ना। या फिर यहाँ पर ये भी बताया गया कि किसी भी पर्सन के जो शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब के जो लोग हैं उनको यहाँ पर फोर्सफुली उनके जो क्लोथ हैं उसको रिमूव किया जाए या उसको यहाँ पर नंगा किया जाए और उसके बॉडी को अगर उसकी बॉडी या फेस को यहाँ पेंट किया जाए, या कोई भी ऐसा सिमिलर एक्ट किसी भी पर्सन के साथ किया जाए जो एक ह्यूमन डिग्निटी की डेरोगेटरी है, यानी उसकी तौहीन है, ह्यूमन डिग्निटी की, ह्यूमन इंसानी इज्जत की यहाँ पर तौहीन है, तौहीन मानी गई है कोई भी ऐसा एक्ट, तो वो एक क्राइम माना जाएगा, ठीक है ना, वो क्राइम माना जाएगा। सेकेंडली इस एक्ट के अंदर बताया गया है कि कोई भी पर्सन अगर, यहाँ पर एक जो क्राइम है वो लिस्ट किया गया है कि दलित से, यानी दलित जो आदिवासी जो हैं उनसे उनके जो रिसोर्सेज हैं, उनके जो छोटे छोटे रिसोर्सेज हैं उसको डिस्पोजेस किया जाए, यानी उनसे छीना जाए, या फिर जो उनको यहाँ पर फोर्स किया जाए स्लेव लेबर परफॉर्म करना, यानी उनको ग़ुलाम बनाया जाए, जो दलित हैं और आदिवासी से उनको ग़ुलाम बनाया जाए, ये क्राइम माना गया है। और इसको यानी यहाँ पर बताया गया है कि द एक्ट सेट आउट टू पुनिश एनीवन, यानी एक्ट ने यहाँ पर बोला है कि हर एक पर्सन को पुनिश किया जाएगा जो पर्सन रॉन्गफुली ऑक्युपाइज आर कल्टिवेट द लैंड ऑफ लैंड एंड लैंड ऑनर्ड बाई, यानी जो पर्सन यहाँ पर रॉन्गफुली किसी भी दलित की, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के जो लोग हैं उनकी लैंड को ऑक्यूपाई कर ले या उनकी लैंड को कल्टीवेट करे, फोर्सफुली कल्टीवेट करे, जो लैंड शेड्यूल कास्ट के और शेड्यूल ट्राइब के लोग ऑन कर रहे हैं या उनको अलाट की गई है, ठीक है ना, या उनको ट्रांसफ़र की गई है, उस लैंड को अगर कोई भी पर्सन फोर्सफुली उनसे छीनता है, उनको उसको कल्टीवेट करता है या उसको फोर्सफुली ऑक्यूपाई करता है, तो ये क्राइम माना गया है, उसको ये पुनिशेबल क्राइम माना गया है इस एक्ट के अंदर। अनदर लेवल सॉरी 1 मिनट प्लीज़, इसको थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ। हाँ, यस, एट अनदर लेवल द एक्ट रिकॉग्नाइज दैट क्राइम अगेंस्ट दलित एंड ट्राइबल वुमेन आर of a specific kind and therefore seeks to penalize anyone who, यहाँ पर बोला गया है, दूसरी लेवल पे बोला गया है कि इस एक्ट ने रिकॉग्नाइज किया है क्राइम दलित या ट्राइबल वुमेन जो हैं उनके अगेंस्ट कोई भी ऐसा क्राइम
ऑफ स्पेसिफिक काइंड, यानी स्पेसिफिक काइंड का जो ऊपर बताया गया ऐसे काइंड का जो एक्ट है इनके साथ किया जाए तो उसको यहाँ पर पेनलाइज किया गया, उसको पुनिशेबल बनाया गया है। बोला गया है कि कोई भी पर्सन अगर असॉल्ट करता है और यूज फोर्स ऑन एनी वुमेन बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब विद इंटेंट टू डिसऑनर हर, यानी यहाँ पर कोई भी पर्सन अगर किसी भी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की जो वुमेन हैं, यानी जो औरतें हैं, उनके ऊपर असॉल्ट करता है, हमला करता है किसी भी तरह से, ठीक है ना, या कोई भी उनके अगेंस्ट फोर्स यूज़ करता है, ताकत का इस्तेमाल करता है किसी भी वुमेन के ख़िलाफ़ अगेंस्ट, जो यहाँ पर उसका यहाँ पर इंटेंशन ऐसी होनी चाहिए कि वो इस वुमेन के, यानी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की वुमेन के को डिसऑनर करे, ठीक है ना, डिसरिस्पेक्ट करे, तो उसको यहाँ पर पुनिश करा जाएगा, उसको इस एक्ट को पेनलाइज किया गया है, यानी इस एक्शन को पेनलाइज किया गया है, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो है ये स्टोरी है, उसके साथ हमारा टॉपिक ये ख़त्म हो जाएगा। ये स्टोरी दी सुकरेज ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग, ठीक है ना। ये जो स्टोरी है ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप समझ लो कि जो मैनुअल स्कैवेंजिंग का मतलब क्या होता है। यानी मैनुअल स्कैवेंजिंग का मतलब होता है कि जो ह्यूमन की एक्सक्रीटिंग होता है या जो एनिमल का एक्सक्रीटिंग होता है उसको रिमूव करना, उसको बास्केट के ज़रिए या उसको टिन प्लेट के ज़रिए या बम्बू के ज़रिए ये यूज़ करके उसको एक जगह से रिमूव करना, जिस तरह ये औरत है यहाँ पर रिमूव कर रही है, या जो यहाँ पर जो एनिमल का या मे बी जो ह्यूमन है उसकी जो एक्सक्रीशन है उसको एक जगह से रिमूव करना, इसको हम मैनुअल स्कैवेंजिंग कहते हैं। और ये जो काम करते हैं ये दलित, यहाँ पर ये लोग काम करते हैं, ये प्रैक्टिस दलित करते हैं, और इनके साथ ये जो ह्यूमिलिएशन इनकी होती है या इनके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन होती है यहाँ पर, इसी के बारे में यहाँ पर लिखा गया है। फिर गवर्नमेंट ने यहाँ पर किस तरह सफाई कर्मचारी जो आंदोलन यहाँ पर स्टार्ट किया गया था, वो गवर्नमेंट ने यहाँ पर इनको कुछ पे किया, और गवर्नमेंट ने कहा कि यहाँ पर कोई भी यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी अगर जो पर्सन यहाँ पर ये मैनुअल स्कैवेंजिंग का काम करेगा वो मॉडर्न जो हमारे पास टेक्नोलॉजी उसका यूज़ करके करेगा। और यहाँ पर ये नहीं होगा कि सिर्फ दलित हैं वही ये काम करेंगे, नहीं, हर एक बंदा ये काम कर सकता है, और दलित जो है उनको यहाँ पर फोर्सफुली ऐसा काम नहीं कराया जाएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है आदिवासी डिमांड एंड द एक्ट 1989 का जो एक्ट है वो, और जो आदिवासी जो लोग थे उनकी डिमांड्स क्या थी, इस एक्ट को लेकर क्या क्या डिमांड्स थी उनकी। ये जो 1989 का जो एक्ट है ये अनदर रीज़न से भी इम्पॉर्टेंट है, यानी एक और इसका मकसद जो है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट मकसद वो ये भी है कि जो आदिवासी एक्टिविस्ट जो हैं, आदिवासी एक्टिविस्ट यहाँ पर ये डिमांड कर रहे हैं कि उनके जो राइट टू ऑक्यूपाई लैंड दैट वाज ट्रेडिशनली देयर्स, यानी वो लैंड जो ट्रेडिशनली उनकी थी, जो पहले से उनकी थी, उसको यहाँ पर हासिल करना, ये भी उनका एक मकसद था। जिस तरह हमने अपने पिछले जो हमारा प्रीवियस चैप्टर था उसके अंदर हमने पढ़ा था कि जो आदिवासीज़ हैं वो अपनी जो लैंड है जो उनसे फोर्सफुली यहाँ पर उनसे ली गई, वो वेलिंग नहीं थे इसको, ठीक है ना, यानी इसको बेचना वो नहीं चाहते थे, लेकिन उनसे फोर्सफुली यहाँ पर छीनी गई और कुछ यहाँ पर उनको पैसे दिए गए लेकिन ना होने के बराबर। अब जो एक्टिविस्ट हैं वो इन्होंने यहाँ पर कहा कि जो ट्राइबल लोगों की जो लैंड है उनके ऊपर जिन लोगों ने इनक्रोच किया है, यानी जो फोर्सफुली उनसे लिया गया है, फोर्सफुली उनसे छीनी गई है, उन लोगों को यहाँ पर पुनिश किया जाए, उनको यहाँ पर इस्लाह के अंदर पुनिश किया जाए। They have also pointed to the fact that this act merely confirms what has already been promised to the tribal people in the constitution। यहाँ पर यानी बोला गया है कि जो ट्राइबल पीपल से जो कॉन्स्टिट्यूशन ने ऑलरेडी प्रॉमिस किया है, ये एक्ट उसी चीज़ को कंफर्म करता है, उसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता है। दैट लैंड बिलोंगिंग टू द ट्राइबल पीपल कैन नॉट बी सोल्ड, यानी वो जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि जो ट्राइबल पीपल की जो लैंड है उसको सोल्ड नहीं किया जा सकता है, ना ही उनसे लिया जा सकता है, ना ही जो नॉन ट्राइबल लोग हैं वो उनसे यहाँ पर नहीं ले सकते। अगर ऐसा होता है तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है यहाँ पर ट्राइबल पीपल को ये राइट ग्रांट करती है कि वो रिपोजेस देयर लैंड, यानी वो अपनी ज़मीन दोबारा ले सकते हैं, ठीक है ना। C.K. Janu, an Adivasi activist, has also pointed out that one of the violators of constitutional right granted to tribal people are government in the various state of India। यानी जो यहाँ पर C.K. Janu जो एक्टिविस्ट हैं, आदिवासी एक्टिविस्ट हैं, वो कहते हैं कि जो राइट कॉन्स्टिट्यूशन ने यहाँ पर ग्रांट किए हैं ट्राइबल पीपल को, उनका वायलेटर एक जो है वो गवर्नमेंट जो है ऑफ वेरियस स्टेट ऑफ इंडिया, यानी जो डिफरेंट स्टेट ऑफ इंडिया की जो गवर्नमेंट जो सरकार है वो भी एक वायलेटर है, वो एक बड़ी वायलेटर है इन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की, ठीक है ना। फॉर इट इज़ दे
हु अलाउ नॉन ट्राइबल इनक्रोचर्स इन द फॉर्म ऑफ टिम्बर मर्चेंट, यानी पेपर मिल्स एट्सेट्रा। यानी क्योंकि जो यहाँ पर हमारी गवर्नमेंट है, डिफरेंट जो स्टेट गवर्नमेंट है, वो यहाँ पर जो नॉन ट्राइबल इनक्रोचर हैं उनको अलाउ करती है एज ए, यानी टिम्बर मर्चेंट्स, जो नॉन इनक्रोचर हैं वो जाकर पेड़ पौधों को यहाँ पर काटते हैं और फिर उनको बेचते हैं, या फिर उनको यहाँ पर पेपर मिल्स के लिए बेचते हैं। तो ये जो अलाउ करता है, ये कौन करता है? गवर्नमेंट अलाउ करती है टू एक्सप्लोर ट्राइबल लैंड, ताकि ट्राइबल लैंड को एक्सप्लोर किया जाए, एंड टू फोर्सफुली एविक्ट ट्राइबल पीपल फ्राम देयर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट, ताकि जो ट्राइबल पीपल हैं उनको फोर्सफुली अपने जो ट्रेडिशनल फॉरेस्ट हैं उनसे रिमूव किया जाए, उनको फोर्सफुली वहाँ से निकाला जाए। इन दी प्रोसेस ऑफ डिक्लेयरिंग फॉरेस्ट एज रिजर्व्ड एज ए सेंचुरीज, यानी या फिर किसी भी फॉरेस्ट को डिक्लेयर कर दिया जाता है एज ए सेंचुरी, ठीक है ना। तो ये भी एक बहुत बड़ी वायलेशन है जो फंडामेंटल राइट ग्रांट किए गए हैं ट्राइबल पीपल। और ये जो सी के जानू है, इसने ये भी यहाँ पर पॉइंट आउट किया कि जिन लोगों को यहाँ से यानी अपनी ज़मीनों से बेदखल किया गया है, उन लोगों को यहाँ पर गवर्नमेंट कम से कम कंपनसेट करे, ठीक है ना। और गवर्नमेंट जो है यहाँ पर प्लान बनाए और पॉलिसीज़ बनाए कि ये जो लोग हैं जिनको डिस्प्लेस किया गया है ये दूसरी जगह पर जाकर ताकि काम कर सकें, ठीक है ना। आफ्टर ऑल कि जो गवर्नमेंट है वो इनकी ज़मीनों पर बड़े बड़े प्रोजेक्ट खोलती है और काफ़ी पैसा कमाती है। गवर्नमेंट जो है काफ़ी रेवेन्यू यहाँ से जनरेट करती है, लेकिन गवर्नमेंट बहुत रिलक्टेंट है एक छोटा सा अमाउंट इन लोगों के ऊपर ख़र्च करना और इन लोगों को रिहेबिलिएट करना, यानी जो डिस्प्लेस्ड पीपल हैं इनको रिहेबिलिएट करने के लिए गवर्नमेंट बहुत कम पैसा खर्च करती है। गवर्नमेंट को करना चाहिए ऐसा, ठीक है ना। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है, लेकिन हमें अभी कंक्लूजन जो है इस चैप्टर की वो बाकी है। चलो हम कंक्लूजन की तरफ चलते हैं और उसके साथ हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना। एज वी कैन सी द एग्जिस्टेंस ऑफ ए राइट और ए लॉ ऑन इवन ए पॉलिसी ऑन पेपर डज नॉट मीन दैट इट एग्जिस्ट इन रियलिटी। यानी ये बोला गया है कि जिस तरह हमने देखा कि कोई भी जो लॉ है, कोई भी जो राइट है वो पॉलिसी या पेपर के ऊपर, यानी एक पॉलिसी बना दी गई, एक प्लेन पेपर के ऊपर बना दी गई, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो राइट है वो रियलिटी में एग्जिस्ट कर रहा है जब तक उसको इन्फोर्स ना किया जाए। पीपल हैव हैड टू कंस्टेंटली वर्क ऑन और मेक एफर्ट टू ट्रांसलेट दीज इनटू प्रिंसिपल दैट गाइड द एक्शन ऑफ देयर फेलो सिटीजन्स आर इवन देयर लीडर्स। यानी जो लोग हैं वो यहाँ पर कंसिस्टेंटली काम कर रहे हैं, यहाँ पर कंसिस्टेंटली एफोर्ड कर रहे हैं कि इन राइट को ट्रांसलेट किया जाए असूलों के अंदर, और जो सिटीज़न हैं, फेलो सिटीज़न या लीडर जो हैं वो इस एक्शन को यहाँ पर अंजाम दे रहे हैं, ठीक है ना। जो हमारा डिज़ायर है इक्वलिटी को लेकर, जो डिज़ायर है हमारा इक्वलिटी को, डिग्निटी को, या डिग्निटी की जो रिस्पेक्ट है उसको लेकर, जो हमारा जो डिज़ायर है, जो ख्वाहिश है, वो आज से ही नहीं है, वो न्यू नहीं है, न्यू कंसेप्ट नहीं, ये सदियों से ये कंसेप्ट चला आ रहा है। जो हमने चैप्टर के अंदर पढ़ा, सदियों से ये कंसेप्ट चला आ रहा है। सिमिलरली इवन इन ए डेमोक्रेटिक सोसाइटी, यानी डेमोक्रेटिक सोसाइटी के अंदर सिमिलर प्रोसेस ऑफ स्ट्रगल, राइटिंग, नेगोशिएशन एंड ऑर्गेनाइजिंग नीड टू कंटिन्यू। यानी एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी के अंदर इन चीज़ों को हासिल करने के लिए हमें स्ट्रगल करना पड़ेगा, कंटिन्यू राइटिंग करनी पड़ेगी, लिखना पड़ेगा, नेगोशिएशन करनी पड़ेगी, ऑर्गेनाइजेशन बनानी पड़ेगी, कंटिन्यू ये काम करना पड़ेगा, तभी जाकर ये जो चीज़ें हैं ये हम हासिल कर पाएंगे। तो इसी के साथ हमारा जो ये आज का जो हमारा चैप्टर था और जो हमारा लेक्चर था वो भी ख़त्म होता है, और हमें अब सिर्फ एक्सरसाइज बचती है जो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसको ख़त्म करेंगे। सिर्फ हमें 4 ही क्वेश्चन हैं, और ये जो चैप्टर था हमारा कन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो चैप्टर था, और आपने इसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड किया होगा। सो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं और मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।